Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is postulate of dihybrid cross. How many postulates were based on dihybrid cross? We are going to learn about this. Hello प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पोस्टुलेट्स ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस और कितने पोस्टुलेट डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए गए थे मैंने के द्वारा यही हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो। Now let's start the video. Our topic of discussion is postulate of dihybrid cross। जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे भी मैंडल ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, उसमें से कुछ लॉ में कन्वर्ट हो गए थे। वैसे ही यहाँ पर भी जो है एक पोस्टुलेट दिया गया था डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। यही याद रखना है कौन सा था, जो कि पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और जो बन गया है लॉ। क्या बन गया है? लॉ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, एक ही पोस्टुलेट जो था वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे यहाँ पे गिवन है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि लॉ के फॉर्म में बन गया। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे पहले कौन सा जो था पोस्टुलेट या जो लॉ है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एग्जाम में यही आ जाता है कौन सा जो है मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के बेसिस पे नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि किसके बेस पे था? डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे था। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सिंपली यहाँ पे द टू न्यू फिनोटाइप्स, जैसा कि हमने देखा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था। डाइहाइब्रिड क्रॉस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा पहले आप उस वीडियो को देख लो, जिसमें हमें क्या देखने को मिला। देखो यहाँ पे पेरेंटल फिनोटाइप्स थे, यहाँ पे ये वाले दोनों क्या है? पेरेंटल, और ये दोनों क्या है बेटा? नॉन पेरेंटल फिनोटाइप। तो यहाँ पे नॉन पेरेंटल फिनोटाइप जैसे कि शेप के लिए डोमिनेंट राउंड और कलर के लिए यहाँ पे ग्रीन जो है रिसेसिव हो जाएगा, और जैसे कि शेप के लिए रिसेसिव रिंकल्ड और कलर के लिए डोमिनेंट जो है यहाँ पे दिखाई दिए। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग दिस लॉ टू न्यू फिनोटाइप्स, जो कि ना तो पेरेंट्स में थे, जैसे कि क्रॉस में आप देख सकते हो, क्रॉस में सिर्फ कैसे थे? क्रॉस में पेरेंट्स जो है दोनों के लिए डोमिनेंट थे या दोनों के लिए रिसेसिव थे, फिर दोनों के लिए डोमिनेंट रहे। तो यहाँ पर ये इससे पहले कभी भी F2 जनरेशन में जो दिखाई दिए ये राउंड और ग्रीन, ये कभी भी नहीं थे, रिंकल और येलो, जबकि किस में दिखाई दिए? F2 जनरेशन के अंदर जो है दिखाई दिए। ये क्यों हो पाया ऐसा, क्यों दिखाई दिया ऐसा? देखो अकॉर्डिंग दिस लॉ टू न्यू फिनोटाइप्स, दैट इज राउंड ग्रीन जो शेप के लिए डोमिनेंट है और कलर के रिसेसिव जो शेप के लिए रिसेसिव और कलर के लिए डोमिनेंट है, वर अपीयर्ड इन F2 जनरेशन में दिखाई दिए ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ सीड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ऑफ सीड। ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, इसीलिए जो है यहाँ पे जो आपको डिफरेंट टाइप्स के नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स दिखाई दिए F2 जनरेशन में। इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ सीड जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ऑफ सीड से इंडिपेंडेंट है। कैसे है देखते हैं। जैसे आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था कि शेप ऑफ सीड की जो जीन है वो अलग क्रोमोसोम पे है, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो कलर ऑफ सीड है उसकी सीड अलग की जो जीन है वो अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे मान लिया हमने इस क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर जो है हमारी शेप ऑफ सीड जीन प्रेजेंट है और इस क्रोमोसोम के ऊपर हमारी कलर ऑफ सीड की जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होमोलॉगस पोजीशन पे होंगी आर जीन, जिससे कि यहाँ पे शेप के लिए यूज़ की गई है, और वाई जीन फॉर कलर के लिए यूज़ की है सेम। तो यहाँ पे ये सेग्रीगेशन हमने लॉ पढ़ लिया है। सेग्रीगेशन में हमने क्या बताया था कि एक गैमीट में एक ही जीन की जो है एक एलील जाएगी। तो अगर यहाँ पे गैमीट बनेगा तो केवल यहाँ पे इस गैमीट के अंदर इसकी ये वाली जीन जाएगी आर की, इस गैमीट के अंदर क्या होगा बेटा? सेग्रीगेशन होने पे ये वाली जीन जाएगी। ऐसे ही वाई का अगर गैमीट बनेगा तो केवल ये वाली जो है डोमिनेंट वाली वाई जाएगी, और इसके गैमीट के अंदर क्या होगा? रिसेसिव वाली वाई जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये डोमिनेंट आर जो है ये डोमिनेंट वाई के साथ भी फ्यूज कर सकता है, ठीक है, इसके साथ आ सकता है, और ये किसके साथ आ सकता है? डोमिनेंट आर जो है ये रिसेसिव वाई के साथ भी आ सकता है। तो ये इस तरह गैमीट आने की भी प्रोबेबिलिटी है और इस तरह गैमीट आने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये बाउंड तो नहीं हुआ कि डोमिनेंट वाला डोमिनेंट के साथ ही जा रहा है, ये डोमिनेंट वाली आर जीन रिसेसिव वाई के साथ भी जा रही है। सेम यहाँ पे हुआ है, देखो रिसेसिव वाई के साथ डोमिनेंट वाई चला गया, बाउंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और रिसेसिव आर के साथ रिसेसिव वाई चला गया। तो यहाँ पे 4 टाइप के गैमेट इसीलिए बन पाए बेटा क्योंकि आर का जो इनहेरिटेंस है इंडिपेंडेंट ऑफ यहाँ पे किसके हैं? वाई जीन के। तो यहाँ पे बाउंड नहीं है, सिर्फ ये डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट नहीं जा रहा है, रिसेसिव या रिसेसिव नहीं जा रहा है, डोमिनेंट आर के साथ रिसेसिव वाई जा रहा है और रिसेसिव आर के साथ डोमिनेंट वाई जीन भी जा रही है।
तो ये बाउंड नहीं है। और ये बाउंड नहीं है इसलिए क्या हो रहा है कि 4 टाइप के गैमीट बन रहे हैं और चारों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है 1/4, 1/4, 1/4। तो अगर किसी के अंदर ऐसा जीनोटाइप है प्लांट का तो उसमें जो है चारों टाइप के गैमीट बनेंगे और चारों की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। बेटा कोई भी एक जा करके फर्टिलाइज करेगा फीमेल गैमीट को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, देखो इसका एक्सेप्शन ये है कि लिंकेज, अगर ये सेम ही ऐसे कोई करेक्टर, ये नहीं इसके अलावा मान लो आप, ये तो इंडिपेंडेंट मान लिया हमने, कोई और करेक्टर मान लो जिसकी कोई ऑरिजिन है, हमने सिर्फ दिखाने के लिए मान लिया कि उसकी भी आर जीन और वाई जीन है मान लो, ठीक है, और वो सेम क्रोमोजोम पे हो, सेम क्रोमोजोम पे हैं तो देखो लिंकेज शो करेंगे। क्योंकि जब जब सेग्रीगेशन होगा तो आर डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट वाई भी जाएगा क्योंकि सेम क्रोमोसोम का पार्ट है, तो ये हमेशा एक ही लिंकेज ग्रुप का पार्ट बनेंगे या फिर एक ही यहाँ पे गैमेट का पार्ट बनेंगे। ये भी देखो एक ही यहाँ पे लिंकेज ग्रुप का पार्ट बनेंगे, एक ही गैमेट का पार्ट बनेगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा यहाँ पे क्या हुआ है कि जो है डोमिनेंट आर के साथ डोमिनेंट वाई जा रहा है, रिसेसिव आर के साथ रिसेसिव वाई जा रहा है, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन होने पे क्या होगा कि हमेशा ये दोनों साथ में चलेंगे, ये दोनों साथ में, इसलिए 2 ही टाइप के गैमीट बनेंगे। अब ये दोनों ही आएंगे, सिर्फ दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और दोनों पेरेंटल के जैसे होंगे, बेटा पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होंगे। नॉन पेरेंटल जो थे यहाँ पे इस तरह के गैमीट जो है वो दिखाई नहीं देंगे, जो ये 2 वाले गैमीट थे ये वाले नहीं दिखाई दिए। तो लिंकेज में क्या होता है कि लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। अगर जीन्स कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली सेम क्रोमोसोम पे आ गई तो क्या शो करेंगे बेटा, लिंकेज, और अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगे तो क्या शो कर सकती हैं बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या शो कर सकती हैं, अगर 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे हुई तो क्या शो करेंगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे हुई तो क्या शो करेंगे बेटा, लिंकेज। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जहाँ है वहाँ पे लिंकेज नहीं होगा, जहाँ लिंकेज होगा वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। तो एक दूसरे के इन्वर्स है बेटा, जहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वहाँ लिंकेज कभी नहीं हो सकता और जहाँ लिंकेज होता है वहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी नहीं हो सकता। तो एक्सेप्शन हो गया, लिंकेज एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिंकेज का एक्सेप्शन है, दोनों एक दूसरे क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, मतलब एक ही होगा दूसरा नहीं होगा कभी भी। ये लॉ कैसा है बेटा, ये लॉ कंडीशनल लॉ है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ क्या है, कंडीशनल है। कैसी कंडीशन है, ये तभी अप्लाई होगा जब जो इन कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे जैसे यहाँ पे देखा तभी ये अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। व्हेन 2 जीन्स कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। तो इसकी कंडीशन क्या है बेटा, ये लॉ में कि जब 2 जीन जो कंट्रोल करें 2 कैरेक्टर्स को वो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे होने चाहिए तभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लगेगा। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे आ गई तो क्या बन जाएगा बेटा, लिंकेज हो जाएगा, फिर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंडीशनल लॉ है। व्हेन 2 जीन्स कंट्रोलिंग 2 कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द 2 डिफरेंट क्रोमोसोम तभी ये अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें ये समझ में आ गई हैं। इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ, लेकिन हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको इतनी ही बातें याद रखनी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए, जो कि सफिशिएंट होगा एग्जाम में आता है। इतना आप समझा देंगे तो बहुत काफ़ी होगा उसके लिए। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।